रिंग की रानी। एक भारतीय पुलिस स्टेशन में अनपेक्षित द्वंद्व। एक खूबसूरत महिला पुलिस स्टेशन आती है ताकि वह अपनी खपत की हुई कार ले सके, लेकिन जो होता है वह किसी ने सोचा भी नहीं था। चाबी के लिए एक महबूब पुलिसकर्मी उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। कौन जानता था कि इस महिला के पास एक ऐसा राह है जो सबको चौंका देगा। परिचय। शांत आगमन। सुलिका वर्मा दोपहर करीब 2:00 बजे पुलिस स्टेशन पहुंची। स्टेशन के सामने का परिसर काफी भरा हुआ था। कुछ नागरिक सेवा काउंटर पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तपती दोपहर की धूप के बीच सुलिका पार्किंग से मुख्य द्वार की ओर इत्मीनान से चली आ रही थी। उसका पहनावा साधारण लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। एक सेट टाइट टी शर्ट जो उसके एथलेटिक शरीर को उभार रही थी, हाई वेस्ट काली पैंट और काले स्नीकर्स जो बार बार ट्रेनिंग के इस्तेमाल से थोड़े घिस चुके थे। वह स्टेशन के शीशे के दरवाजे पर एक पल रुकी। अंदर जाने से पहले उसने एक गहरी सांस ली। यह पहली बार नहीं था जब उसे अधिकारियों से डील करना पड़ा था, लेकिन पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते ही हमेशा एक असहजता महसूस होती थी। डर नहीं, बल्कि माहौल की वह विशिष्ट कठोरता और नीरसता। उसके बाएं हाथ में दस्तावेजों का एक बोल्डर था जिसमें जुर्माने की रसीद और वाहन जब्ती का आधिकारिक पत्र था। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा स्लिंग बैग जिसमें पर्स और बीहॉन था। सुलिका सीधे सूचना डेस्क पर गई और कार वापस लेने की प्रक्रिया के बारे में पूछा। ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल ने उसे संक्षेप में प्रशासनिक काउंटर की ओर निर्देशित किया। बिना यादा बात किए उसने निर्देश का पालन किया और कतार में लग गई। कतार यादा लंबी नहीं थी, उसके आगे सिर्फ 2 लोग थे। इंतजार के दौरान उसने स्टेशन की स्थिति पर ध्यान दिया। हल्की मटमैली दीवारें, धीरे धीरे घूमते हुए छत के पंखे और कागजों, पुरानी एसी और इंतजार कर रहे लोगों के पसीने की मिली-जुली गंध। जब उसकी बारी आई तो सुलिका ने दस्तावेज सौंपे और आने का कारण बताया। काउंटर के पीछे बैठी महिला अधिकारी, जिन्होंने अपना परिचय हेड कांस्टेबल नेहा पाटिल के रूप में दिया, ने कंप्यूटर में उसका डेटा चेक किया। कुछ मिनटों बाद नेहा ने बताया कि सभी भुगतान दर्ज हो चुके हैं और सुलिका को सिर्फ पिछली ओर जाकर चाबी और वाहन लेना है। सुलिका ने विनम्रता से सिर हिलाया और धन्यवाद कहकर दिखाए गए रास्ते पर चल दी। अनपेक्षित टकराव। वह एक संकरे कॉरिडोर से गुजरी जिसकी क्रीम रंग की दीवारें पुरानी पड़ चुकी थी। उसकी चाल धीमी थी लेकिन मन सतर्क। उसे नहीं पता था कि जमीनी स्तर पर चाबी लेने की प्रक्रिया कैसी होगी, लेकिन कम से कम प्रशासनिक काम तो बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया था। सेवा कक्ष से बाहर निकलने के बाद सुलेका पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से की ओर जाने वाले गलियारे का अनुसरण किया। गलियारा संकरा था और रोशनी भी कम थी। छत पर लगी लोरेसेंट लाइट धीमी जल रही थी और पुरानी इमारत की अजीब सी बांस आ रही थी। कुछ कमरों के दरवाजे कसकर बंद थे। सिर्फ एक पुराने पंखे की चरमराहट और कभी-कभी बजने वाले दफ्तर के बोन की आवाज सुनाई दे रही थी। चलते हुए सुलिका शांत रही। उसकी आंखें बीच-बीच में दीवार पर लगे साधारण दिशा निर्देशों को देख रही थी। जब उसने पिछली ओर जाने वाला लोहे का दरवाजा खोला, तो गर्म हवा सीधे उसके चेहरे से टकराई। दफ्तर के अंदर के घुटन भरे माहौल के विपरीत पीछे का आंगन ज्यादा खुला और उज्जवल था। यह जगह काफी बड़ी थी और खुरदरे कंक्रीट के फर्श से ढकी थी, जिसमें कुछ जगहों पर दरारें पड़ चुकी थीं। दाईं ओर कुछ ड्यूटी वाहन खड़े थे, जबकि बाईं ओर एक इलाका साफ तौर पर ध्यान आकर्षित कर रहा था। वहां एक पुरानी खंग लगी हुई बॉक्सिंग रिंग थी, जिसमें घिसी पिटी रस्सियां और फीके पिटे लोहे के पोल लगे थे। उस रिंग के बगल में एक पुलिस वर्दी पहने बहुत बांझा और महबूत आदमी बैठा था। उसकी कसी हुई हान स्लीव्ड वर्दी से उसकी मांसल बाहें सान दिखाई दे रही थी। उसके कंधे तक सीधे बाल थे, चेहरा कठोर था और मोटी मूछें थीं। वह प्लास्टिक की कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। उसकी दोनों बाहें छाती पर कसकर बंधी थीं। वह आसपास के इलाके को ऐसे देख रहा था जैसे किसी चीज का आकलन कर रहा हो। उसकी नजरें तेज और अमित्र थीं। सुलिका को किसी परिचय की जरूरत नहीं थी, वह तुरंत समझ गई। यही वह अधिकारी था जिसके पास उसकी कार की चाबी थी। जैसे ही सुलिका रिंग के पास पहुंची, उसकी रफ्तार धीमी हो गई। उस इलाके में उस आदमी के अलावा कोई और अधिकारी नहीं था। माहौल शांत होने के बावजूद उसकी उपस्थिति से एक भारी दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन सुलिका शांतिपूर्ण भाव से आगे बढ़ी। वह जानती थी कि स्थिति कभी भी बदल सकती है, खासकर जब ऐसे व्यक्ति से सामना हो जो बातचीत के लिए खुला न लगे। फिर भी
उसने पहले विनम्र और सही तरीके से काम निपटाने का फैसला किया। सुलेखा धीरे धीरे नजदीक आई और एक सुरक्षित दूरी पर रुककर विनम्रता से बात की। नमस्ते सर, मुझे यहाँ भेजा गया है, मुझे नहा में भेजा गया है। कहा गया है कि वक्तकार सुरलिता वर्मा की चाबी ईल्ड ऑफिसर के पास है। उसने संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट रूप से कहा। वह बहस या समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, सिर्फ निर्देश का इंतजार कर रही थी ताकि प्रक्रिया पूरी हो सके। लेकिन कोई तुरंत जवाब नहीं आया। एएसआई सहायक उप निरीक्षक रणधीर सिंह ने धीरे से मुंह कर सुलेखा को ऊपर से नीचे तक बिना किसी भाव के देखा। उसकी आंखों में आकलन था और फिर वह थोड़ा झुंझलाया। वह तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह और यादा पीछे झुककर बैठ गया, अपनी बाहें छाती पर बांधे रखी, मानो जानबूझकर अपना प्रभुत्व दिखा रहा हो। जब आखिरकार उसने मुंह खोला तो उसकी आवाज सुस्त और चिंचिही थी। हाँ, तो मुझसे चाबी क्यों पूछ रही हो? क्या मैं हर किसी की कार की चाबी जानता हूं? सुलेखा एक पल के लिए इस प्रतिक्रिया पर अविश्वास में चुप रही। उसने शांत रहने की कोशिश की और फिर भी विनम्र लहजे में दोबारा समझाया। हेड कांस्टेबल नेहा ने कहा था कि चाबी आपके पास है और मुझे यहां लेनी है। लेकिन उसे फिर से एक अस्पष्ट बड़बड़ाहट मिली, जिसके बाद एक तीखी नजर आई जो अपमान छिपा नहीं रही थी। रणधीर नहीं हिला, न चाबी ढूंढी, न ही मदद करने की कोशिश की। उसका रवैया ऐसा था जैसे कह रहा हो, तुम ध्यान देने लायक नहीं हो। रणधीर के देखने के तरीके से साफ था कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति को नीचा देख रहा था। शायद इसलिए कि सुलेखा दुबली पतली थी, या इसलिए कि वह एक महिला थी, या इसलिए कि उसका चेहरा बहुत शांत था। लेकिन सुलेखा ने गुस्सा नहीं दिखाया, सिर्फ गहरी सांस ली। वह इस तरह के लोगों को अच्छी तरह जानती थी, और अगर उसका अंदाजा सही था तो वह आगे आने वाली स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। कुछ सेकंड बीत गए और आखिरकार रणधीर थोड़ा आगे खिसका। उसने अपनी पैंट की जेब से कुछ निकाला और अपनी कुर्सी के बगल में रखी छोटी मेज पर रख दिया। वहां एक काली कार की चाबी पड़ी थी, जिस पर सुलेखा के वाहन नंबर वाला एक छोटा सा लेबल लगा था। लो, यह रही चाबी, उसने धीरे से कहा और सुलेखा पर एक सरसरी नजर डाली। लेकिन इससे पहले कि सुलेखा आगे बढ़ पाती, उस भारी आवाज ने फिर से बात शुरू कर दी। लेकिन रुको, वरा, लेने से पहले तुम्हें 3 शून्य देने होंगे। सुलेखा ने बिना किसी भाव के उसे कुछ सेकंड तक देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसने गलत नहीं सुना। आपका क्या मतलब है सर? उसने छोटा सा सवाल किया। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि बात किस ओर जा रही है। एएसआई रणधीर ने अपनी ठोही ठोही ऊपर उठाई और सा लहजे में कहा, 3 शून्य, ताकि काम जल्दी हो जाए। यह हील्ड प्रोसेस के लिए अतिरिक्त शुल्क है। अगर नहीं दोगी तो चाबी नहीं मिलेगी। उसकी आवाज में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, मानो इस तरह का अभ्यास आम बात हो। सुलेखा की प्रतिक्रिया तुरंत भड़काऊ नहीं थी। वह वहीं खजी रही, रणधीर को देखती रही, बिना आवाज उठाए। मांग करना सर, मैंने काउंटर पर सभी भुगतान कर दिए हैं। मेरे पास पूरी रसीद है, उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए जवाब दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह सरासर ब्लैकमेलिंग है, लेकिन वह तुरंत हंगामा नहीं करना चाहती थी। एक बात शांत थी, वह किसी ऐसी चीज के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं देगी जिस पर उसका पहले से है था। लेकिन रणधीर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी भौहें उठाईं और वापस कुर्सी पर झुक गया। फिर धीरे से मजाक उजाते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐतरान है तो चाबी यहीं रहेगी। मैं सिर्फ जिल्द के नियमों का पालन कर रहा हूं। उसने चाबी को अपनी उंगली से ऐसे घुमाया जैसे खेल रहा हो। शान था कि नियमों से उसका मतलब सिर्फ अपना निजी एजेंडा था, और उसके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वह अपनी इस दबंग स्थिति का आनंद ले रहा है। अस्वीकार्य शर्त। रणधीर अभी भी आराम से बैठा था, चाबी को हल्के से हिलाते हुए खेल रहा था। कुछ देर चुप्पी के बाद उसने अचानक फिर से बात की। इस बार उसकी आवाज ज्यादा सहज, यहां तक कि कुछ हद तक चंचल थी। क्या तुम बॉक्सिंग जानती हो? उसने बगल की पुरानी रिंग की ओर देखते हुए पूछा। सुलेखा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सवाल अजीब था, लेकिन रणधीर की नजरें मजाक वाली नहीं थी। वह शांत तौर पर कुछ अतार्किक योजना बना रहा था। जवाब का इंतजार किए बिना रणधीर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका बाड़ा और मजबूत शरीर कंक्रीट के जर्श पर लंबी छाया बना रहा था। उसने रिंग की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा करते हैं, पैसों पर बहस करने के बजाय हम इसे रिंग में निपटाते हैं। तुम मुझसे लाओ।
इंताप्ता। सुलिका बिना हिले उसे सपाट भाव से देखती रही। रणधीर थोड़ा हंसा और जोड़ा, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें छाबी तुरंत दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हारी तो तुम्हें वही 3-0 देने होंगे। सुलिका अभी भी चुप थी, उस पुरानी बॉक्सिंग रिंग को और फिर अपने सामने खाए आदमी को देख रही थी। वह जानती थी कि यह चुनौती सिर्फ मजाक नहीं है। यह रणधीर का अपनी शक्ति और शारीरिक बल दिखाने का एक तरीका था, साथ ही अपने सामने खड़ी महिला को नीचा दिखाना था। उसकी नजर में सुलिका जैसी छोटी महिला अरूर डरकर पीछे हट जाएगी, लेकिन वह लत आकलन कर रहा था। मना करने के बजाय सुलिका ने उस चुनौती को शांति से स्वीकार कर लिया। ठीक है, अगर यही तरीका है तो मैं तैयार हूं। उसकी आवाज सपाट थी, उसमें न सुस्सा था न संदेह। सुलिका की इस शांति ने रणधीर को थोड़ा हैरान कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी चुनौती इतनी आसानी से स्वीकार कर ली जाएगी, लेकिन उसे कोई संदेह नहीं हुआ उसके लिए यह सिर्फ एक अतिरिक्त मनोरंजन और लोगों को बिना लाड़े ही हार मनवाने का एक आसान तरीका था। रणधीर को नहीं पता था, सुलिका ऐसी नहीं थी जिसे आसानी से मजाक में लिया जा सके। मैच शुरू। सुलिका वहीं खड़ी रही, बगल में पड़ी पुरानी बॉक्सिंग रिंग को देखती रही। उसके चेहरे पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी, एक अंश भी नहीं। उसने धीरे से सिर हिलाया, अपना स्लिंग बैग खोला और पास की बेंच पर रख दिया। उसकी हरकतें शांत और नियंत्रित थीं, जैसे यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इस बीच एएसआई रणधीर ने अपनी वर्दी के ऊपर के बटन खोल दी और आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली, जिससे उसकी बड़ी मांसपेशियां दिखने लगीं। दोनों की हरकतें तुरंत ध्यान खींचने लगीं। पिछले आंगन में ड्यूटी पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी इकट्ठा होने लगे, जो इस छोटी सी हलचल को देखकर उत्सुक थे। कुछ लोग पोस्ट के पीछे की खिड़की से झांक रहे थे, जबकि कुछ हाथ में कॉही और सिगरेट लेकर नजदीक आ गए। स्थिति अचानक एक अनौपचारिक तमाशे में बदल गई, मानो पुलिस हेडक्वार्टर में अचानक कोई ग्लैडिएटर प्रतियोगिता शुरू हो गई हो। कांस्टेबल योगेश नागर सबसे पहले रिंग के बाड़ के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर भ्रम था। क्या सच में ये लौड़ने वाली है? उसने धीरे से अपने साथी हेड कांस्टेबल अरमान साहू से फुसफुसाया, जिसने हैरान होकर सिर छोटा सा सिर हिलाया। किसी को नहीं पता था कि वह महिला रणधीर की इस बेतुकी चुनौती का सामना इतने शांत तरीके से क्यों कर रही थी, जांचकर बिना ब्यादा विरोध के। सभी इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि यह सिर्फ एक धमकी होगी या बीच में रद्द हो जाएगा, लेकिन सुलिका पूरी तरह तैयार थी। वह बिना ब्यादा बात किए रिंग में चाट गई, रस्सी के कोनों और लग्जी के जर्श की जांच की, जो कुछ जगहों पर ढीला महसूस हो रहा था। उसने अपने जूते नहीं उतारे, कोई और उपकरण नहीं था, लेकिन उसके खड़े होने के तरीके, उसके शरीर की मुद्रा और उसकी चुप्पी से यह दिखने लगा कि वह कोई आम नागरिक नहीं थी जो बस ऐसे ही शामिल हो गई हो। कुछ अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे, थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन सब चुप रहे, यह देखने के लिए कि आगे क्या होता है। असली ताकत का प्रदर्शन। भीम बदने लगी। पुलिसकर्मियों के बीच की फुसफुसाहट धीरे धीरे हैरानी भरी बड़बड़ाहट में बदल गई। उनमें से कुछ हाथ बांधकर खड़े थे, जबकि कुछ बाढ़ के पोल से टिके थे, काम के दिन में इस दुर्लभ तमाशे का माजा ले रहे थे। उनकी नजरें सुलिका पर टिकी थी, जो रिंग के एक कोने में स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें अपने प्रतिद्वंद्वी पर केंद्रित थीं। उधर एएसआई रणधीर आराम से हल्का वार्म अप कर रहा था, अपने कंधों को घुमा रहा था और अपनी हथेलियों को आपस में थपथपा रहा था। कांस्टेबल योगेश नागर सबसे ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। वह सबसे आगे खड़े थे, अपने दोस्त को कोहनी मारते हुए आधे फुसफुसाहट में कहा, यह लड़की सच में रणधीर से लानने वाली है। पागल है क्या? लेकिन उसकी आवाज में अपमान का कोई भाव नहीं था, बल्कि वह आश्चर्य और भ्रम से भरा था। उसके बगल में अरमान साहू ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा दूसरों जितना शांत नहीं था, एक हल्की तनाव की रेखा थी जिसे छिपाना मुश्किल था। वह जानता था कि रणधीर हद पार करने वाला आदमी था, और अब वह जिससे लाह रहा था वह एक नागरिक थी, कोई साथी अधिकारी नहीं। कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो शुरू में इस शोर को नजरअंदाज कर रहे थे, अब अंदर के कमरे से बाहर निकल आए। उनमें से एक इंस्पेक्टर डेहल बुटोला थे। रिंग के आसपास भीड़ देखकर वह तुरंत उस ओर तेजी से चल दिए। यह क्या हो रहा है? उन्होंने धीरे से कहा, इससे पहले कि वह इकट्ठा हुए अधिकारियों के ठीक पीछे रुक जाते। उनकी नजरें सीधे रिंग के बीच में खड़ी रणधीर और उसके सामने स्थिर खड़ी महिला पर फाईं। उन्होंने अपनी भौहें सिकोही और अपनी बाहें छाती पर बांध लीं,
पहले स्थिति का अवलोकन करने का फैसला किया। किसी औपचारिक संकेत के बिना सभी को पता था कि द्वंद्व सच में होगा। न सीटी, न जज, सिर्फ एक पुरानी रिंग, एक बड़ा पुलिसकर्मी और एक महिला जो दिखने में शाइटर नहीं लग रही थी। फिर भी उसके रवैये में जरा भी डर नहीं था। स्थिति धीरे धीरे मार्ग से ज्यादा गंभीर होने लगी और कुछ अधिकारियों को महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य तमाशा नहीं है। जैसे ही दोनों ने रिंग पर अपनी जगह पक्की की, रणधीर बिना किसी औपचारिक संकेत के तुरंत आगे भाग गया। उसने किसी संकेत का इंतजार नहीं किया, मानो यह द्वंद्व नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन था। उसका बाँझ शरीर तेजी से चला, जो उसके साइन के हिसाब से अप्रत्याशित था। कुछ ही सेकंड में उसने सुलिका की छाती पर सीधा मुक्का मारा। इसके बाद एक हुक आया जो उसके चेहरे के किनारे से गुजरा। सुलिका ने रोकने की कोशिश की, लेकिन एक दो मुक्के उसके बचाव को भेदने में सफल रहे। जो भी धीमी आवाज में जयकार कर रही थी, वह अब शांत हो गई। कांस्टेबल योगेश ने अपनी सांस रोक ली जब उसने देखा कि रणधीर का मुक्का सुलिका के होंठों पर लगा, जिससे उसके मुंह के कोने से खून रिसने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह महिला गिरी नहीं। सुलिका सिर्फ एक कदम पीछे हटी और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। उसकी आंखें रणधीर की ओर सीधी थी, गुस्से से नहीं बल्कि पूरी एकाग्रता से। उसने भावनाओं से प्रतिक्रिया नहीं की, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की हरकतों की लय को पटना शुरू कर दिया। दूसरी ओर रणधीर आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। वह इस द्वंद्व को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। उसके हर मुक्के के साथ एक छोटी हंसी या अपमानजनक टिप्पणी थी। अभी तो शुरू हुआ है और पहले ही डगमगा रही हो, उसने कहा। जब उसने एक अपरकट लगाया जो लगभग सुलिका के जब्बे पर लगा था, लेकिन सुलिका तेजी से हिलने लगी थी। हालांकि वह अभी भी बचाव कर रही थी, उसने पलटवार नहीं किया, सिर्फ अवलोकन करना जारी रखा, पैटर्न ढूंढना और अपने प्रतिद्वंद्वी की खराब हरकतों की कमजोरी को पहचानना। कुछ पुलिसकर्मी एक दूसरे को देखने लगे। अरमान साहू चिंतित दिखने लगा, जबकि इंस्पेक्टर पाचल चुपचाप सुलिका को संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। महिला को पहले ही कुछ काय हमले मिल चुके थे, लेकिन वह अभी तक गिरी नहीं थी। उसके पैर स्थिर थे, उसकी आंखें और टेढ़ हो गई थी। भारी दबाव के पीछे सुलिका के अंदर से धीरे धीरे कुछ उभर रहा था। सिर्फ साहस नहीं, बल्कि एक योद्धा की शांति जो पलटवार के लिए सही पल का इंतजार कर रही थी। परिवर्तन। एएसआई रणधीर के लगातार हमलों के दबाव के बीच भी सुलिका अनुशासित तरीके से बचाव करती रही। उसने जल्दबाजी में पलटवार करने की कोशिश नहीं की, यहां तक कि जब एक काये मुक्के से उसकी कनपट्टी गर्म हो गई, जिससे वह लगभग लज्जिखा गई, तो उसी क्षण उसका ध्यान और तेम हो गया। उसने रणधीर की हरकतों के पैटर्न को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। जिस तरीके से वह हमला करते समय अपने कंधे को घुमाता था, उसकी सांसें जो अब फूलने लगी थी, और हर बार जब वह बाईं ओर हुक मारता था, तो बनने वाला गैप। जब भी रणधीर बाईं ओर से मुक्का मारता, तो उसका दाहिना शरीर खुला, असुरक्षित रह जाता था। उसका दाहिना हाथ हमेशा वापस अपनी तैयार स्थिति में आने में कुछ सेकंड की देरी करता था। बॉक्सिंग की दुनिया में यह एक क्लासिक कमोरी थी। एक छोटा सा गैप जो सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो घातक साबित हो सकता था। सुलिका ने बिना यादा भाव दिखाए इसे नोट किया। उसने सिर्फ अपने पैरों की स्थिति को थोड़ा सा बदला और अपने शरीर को नीचे किया, अपनी हरकतों की लय को प्रतिद्वंद्वी के हमले की दिशा से मिलाया। धीरे धीरे सुलिका ने रणनीति बदलना शुरू कर दिया। वह अब सिर्फ बचाव और चकमा नहीं दे रही थी, अब उसकी हर हरकत को सावधानी से गिना जा रहा था। उसका हर छोटा कदम रणधीर के दाहिने शरीर की तरफ करीब जाने के लिए था, जो उसकी कमर साइड थी। उसने अपनी सांसों को ज्यादा शांत किया, अनावश्यक हरकतों को कम किया और दूरी को खेलना शुरू किया। देख रहे कुछ अधिकारियों को यह बदलाव महसूस हुआ, खासकर इंस्पेक्टर 10L को, जो अब और ज्यादा गंभीरता से देख रहे थे। एएसआई रणधीर, जिसे शुरुआत से ही पूरा नियंत्रण महसूस हो रहा था, उसे यह एहसास नहीं हुआ कि सुलिका सक्रिय अवलोकन चरण में प्रवेश कर चुकी है। वह उसी तरीके से दबाव डाल रहा था, आश्वस्त था कि उसका हमला उसके प्रतिद्वंद्वी को हार मानने के लिए काई था, लेकिन सुलिका के चेहरे पर हार मानने का कोई संकेत नहीं था। इसके विपरीत उसकी नजर अब बदल गई थी, और तेज, ज्यादा केंद्रित और बेहद शांत, मानो वह लड़ाई की दिशा बदलने के लिए सिर्फ एक मौजे का इंतजार कर रही थी। जवाब वह मौड़ा उम्मीद से जल्दी आया। जब एएसआई रणधीर ने फिर से सुलिका के कंधे की तरफ बायां हुक लगाया, तो उसका दाहिना शरीर पिछली बार की तरह ही खुला रह गया।
लेकिन इस बार सुलिका तैयार थी। एक तेज हरकत में उसने अपने शरीर को घुमाकर हमले से बची और तुरंत एक सीधा और तेज मुक्का मार दिया। उसका दाहिना मुक्का सीधे रणधीर की ठोड़ी पर लगा, जिससे वह बड़ा आदमी आधा दम पीछे धकेल गया। इससे पहले कि प्रतिद्वंद्वी अपनी स्थिति संभाल पाता, सुलिका ने तुरंत उसके चेहरे और छाती पर मुक्कों की बौछार कर दी। उसकी हरकतें मशीन की तरह तेज थीं, ज्यादा नहीं, लेकिन सटीक लक्ष्य पर। हर मुक्का उसी कमजोर पॉइंट पर मारा गया था जिसका उसने अभी अभी अध्ययन किया था। रिंग के नीचे से देख रहे कांस्टेबल योगेश ने सदमे से लगभग अपनी कॉई का गिलास गिरा दिया। पलटवार बहुत तेज ही था। रणधीर को बचाव का समय ही नहीं मिला और फिर आया निर्णायक मुक्का। सुलिका के बाएं हाथ से एक अपरकट नीचे से तेजी से उठा और रणधीर के निचले जब्बे पर लगा। उस आदमी का सिर थोड़ा ऊपर उठा, उसका शरीर लचकाया और उसके पैर कांप गए। जो हमला पहले सिर्फ निष्क्रिय बचाव जैसा लग रहा था, वह अब पूर्ण प्रभुत्व में बदल गया था। सुलिका की हरकतें सामान्य नहीं थी। उनमें सटीकता, तकनीक और रफ्तार थी जो सिर्फ लंबे समय तक प्रशिक्षित व्यक्ति में ही आ सकती थी। और उसी पल ज्यादातर दर्शकों को एहसास हुआ कि यह महिला कोई आम नागरिक नहीं थी। कुछ अधिकारी बड़बड़ाने लगे। अरमान साहू ने अविश्वास के भाव से जहल को देखा, जबकि इंस्पेक्टर जहल चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें रिंग से नहीं हटी। उन्होंने इस तरह की तकनीक पहले भी देखी थी, शशकों पर नहीं, बल्कि आधिकारिक प्रतियोगिताओं में। इसमें लय थी, एन+केन, गैप को पटनने की तकनीक थी और भावनाओं पर असाधारण नियंत्रण था। जैसे ही एएसआई रणधीर संतुलन खोने लगा, सुलिका सीधी खड़ी रही। वह जल्दबाजी में नहीं थी, यह देखने का इंतजार कर रही थी कि क्या वह आदमी अभी भी खचा हो सकता है या खत्म हो चुका है। रणधीर के एक ललखाते बदम ने उसके पतन का संकेत दिया। उसका बना शरीर सुलिका के सटीक मुक्कों की श्रृंखला के बाद भार सह नहीं पाया। उसके घुटने मुए, उसके हाथ संतुलन खोजने की कोशिश में आगे बढ़े, लेकिन गुरुत्वाकर्षण को कोई नहीं रोक सकता था। कुछ ही सेकंड बाद उसके शरीर के लकड़ी के रिंग के जर्श से टकराने की आवाज पुलिस स्टेशन के पिछले आंगन में गूंज उठी। धम्म की आवाज ने सभी दर्शकों को तुरंत आमोश कर दिया। द किंग मेकर। न कोई जयकार थी, न कोई हंसी, सिर्फ सन्नाटा। रणधीर रर्श पर पा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन खाली थीं। उसके होंठ हल्के से कांप रहे थे और उसकी सांसें तेज में चल रही थी। वह अभी भी होश में था, लेकिन सिर्फ दर्द के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह, जो हमेशा अजय महसूस करता था, एक ऐसी महिला से कैसे गिर सकता था जिसे उसने पहले तुच्छ समझा था। उसकी निगाहें खाली थीं, मानो वह उस हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा हो जो अभी अभी सबके सामने हुई थी। रिंग के बाहर पुलिसकर्मी अभी भी चुप थे। किसी में टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं थी। रणधीर की छवि, जो आमतौर पर दबंग और डरावनी होती थी, अब बेबस लग रही थी। योगेश नागर सिरस थोहा खुला मुंह करके देख रहा था, जबकि अरमान साहू बेचैन था, शायद यह महसूस करते हुए कि उन्होंने जो देखा है वह एक आंतरिक समस्या बन सकती है। इंस्पेक्टर डोल ने सिर्फ एक धीमी सांस ली और एक पल के लिए सिर झुकाया। वह जानते थे कि इसके बाद बहुत कुछ आधिकारिक तौर पर बात करने की जरूरत होगी। रिंग के ऊपर सुलिका शांत खाजी रही। उसने न जीत की चिल्लाहट की, न विजेता की तरह हाथ उठाया। उसने सिर्फ रणधीर के बाबे शरीर को देखा, जो अभी भी पैश पर पड़ा था, और फिर धीरे से उस कोने की तरफ मुही जहां उसकी कार की चाबी रखी थी। उसके चेहरे पर कोई ब्यादा भावना नहीं थी, सिर्फ दृढ़ता और आत्मनियंत्रण था। सुलिका के लिए यह ताकत दिखाने के बारे में नहीं था, यह उस हद से ज्यादा अहंकार को उसकी सीमा दिखाने के बारे में था। सुलिका शांत जदमों से रिंग से उतरी। न उसे जल्दी थी, न वह ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। उसका हाथ सीधे रिंग के बगल में रखी छोटी प्लास्टिक की मैम की ओर गया, जहां उसकी कार की चाबी रखी थी। चाबी वहीं थी, किसी ने नहीं छुआ था। उसने एक हाथ से चाबी उठाई और अपने कार नंबर वाले लेबल की जांच की, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ सही है। जाने से पहले सुलिका एक पल के लिए रुकी और रिंग की तरफ मुड़ी। वहां एएसआई रणधीर अभी भी करवट लेकर लेटा था, उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पर्याप्त ताकत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी आंखें सुलिका की नजरों से मिलीं। बिना यादा भावनाओं के, बिना ऊंची आवाम के, सुलिका ने धीरे लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, आगे से लोगों को सिर्फ उनके साइम से मत आंकना। यह वाक्य सपाट निकला,
लेकिन उस अचानक गहरे सन्नाटे में महबूती से गड़ गया। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। जो पुलिसकर्मी देख रहे थे, वे अभी भी अपनी जगह पर चुप थे, मानो उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा है। फिर सुलिका रिंग के इलाके से बाहर चली गई। भीड़ के बीच से गुजरती हुई, बाएं या दाएं देखे बिना उनमें से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि इंस्पेक्टर दैल भी चुपचाप खड़े रहे, उसके दूर जाते हुए पीठ को देखते रहे, बिना एक शब्द कहे। जैसे ही वह आंगन की बाड़ के बाहर पहुंची, कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। कुछ ही समय में सुलिका की कार उस स्टेशन से सुचारू रूप से निकल गई, बिना किसी और बाधा के। किसी को यकीन नहीं था कि वह महिला कौन थी। सिर्ज, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बाद में अपने साथी से फुसफुसाकर कहा, वह राष्ट्रीय स्तर की पूर्व बॉक्सर थी यार। उसका नाम एक बब्बे चैंपियनशिप में था। और उस क्षण मौजूद सभी को एहसास हुआ कि वह दिन सिर्फ शारीरिक द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक था कि उन्हें किसे सम्मान देना चाहिए।